हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to a discussion of CBSE official sample question paper which is issued for the class 12th mathematics CBSE term 1 examination of this academic session 21 to 22. Today we are going to discuss about the detailed solution of questions of this sample question paper. चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर क्या क्या चीजें मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट की हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, दिस इज द ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ सीबीएसई फॉर क्लास 12th टर्म 1 एग्जामिनेशन एंड इट हैज बीन इश्यूड बाय सीबीएसई। ऑफ कोर्स जब ऑफिशियल सैंपल पेपर है तो सीबीएसई की तरफ से ही इशू किया गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने ये सैंपल पेपर डाउनलोड नहीं किया है, डोंट वरी, मैं डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा ताकि आप लोग डाउनलोड कर पाएं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो बताइए क्या जवाब है इसका। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं फाइनली और अपने सैंपल पेपर के दर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा जी हमारा सैंपल पेपर। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, हमारा ये पेपर जो होने वाला है वो 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर्स का होने वाला है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर ये बनने वाला है। ठीक है बच्चों, यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए दी गई हैं। हमारा पूरा पेपर 3 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से 16 क्वेश्चन हमको करने होंगे। सेक्शन बी में भी सेम कहानी यानी 20 क्वेश्चन और 16 हमको करने होंगे। सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कोई से भी 8 क्वेश्चन हमें करने होंगे। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे। कहने का मतलब जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो कौन कौन से हुए, 16 + 16 + 8 यानी 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 40 × 1 यानी 40 मार्क्स का पेपर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए से अपनी कहानी शुरू करेंगे। यहां पर आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक यानी 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जहां से आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई से भी 16, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन 1 आपके सामने आ चुका है। पढ़िए जरा क्या बोला गया है यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये बेसिकली चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, जहां पर हमें इसकी ना वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपको ना इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। देखो 1 मार्कर है और एमसीक्यू है, समझ रहे हो। एमसीक्यू होने का फायदा ये है कि बिना सॉल्व किए हुए ऑप्शंस पे टिक मार दो, है ना, है ना। ऐसा करो और अपने मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के रखो। बिल्कुल श्योरिटी के साथ आंसर करना है आपको बच्चों, और इसके लिए थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और वो भी 1 मार्कर, तो बड़े आराम से सॉल्व होने वाला है। ठीक है बच्चों, देखिए जिसको मैंने अंडरलाइन किया, पहले हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, -π/6 हो जाएगा। समझे, पहले से ही π/3 यहां पर प्रेजेंट है। ये देखो यहां पर पहले से ही π/3 प्रेजेंट है और यहां पर पहले से ही एक नेगेटिव का साइन भी तो प्रेजेंट है पहले से ही। ठीक है, तो यहां पर एक माइनस ऑफ -π/6 और ये पूरा अपने स्क्वायर ब्रैकेट में डालो और साइन फंक्शन भी यहां पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली ये बन जाएगा π/3 + π/6, समझे कि नहीं। तो ये बनेगा आपका sin π/2 और sin π/2 बेसिकली 1 होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी, एक बार चेक करिए, ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन 1 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन 2 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर हमें k की वैल्यू बतानी है विच शुड बी लेस देन 0। देखो ये कंडीशन, फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। अब देखो अगर ये फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूअस होगा तो बेसिकली क्या कंडीशन होने वाली है कि f(0)
मस्ट बी सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। और ये कहां पर, तो x इक्वल टू 0 पे ही लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखूंगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको। अब यहां से सुनना, f ऑफ 0 की वैल्यू अपने क्वेश्चन में देखो यहां से, समझे, यानी जब x 0 है तो f ऑफ 0 की वैल्यू बेसिकली 1/2 है। ठीक है बच्चों, अब जरा लिमिट की बारी, यानी यहां पर अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है, यानी वहीं से हमें यहां पर फंक्शन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी 1 माइनस कॉस kx अपॉन में x साइन x। देखो इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहां से ये आपका 1/2, ये रहा लिमिट x अप्रोचेज 0। न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस kx यानी 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, अब इस वजह से डिनोमिनेटर में मुझे लिखना पड़ेगा kx/2, लेकिन ये स्क्वायर दिख रहा है तो यहां पर आएगा k स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है बच्चों, अब ये मैंने डिवाइड किया तो इसी से मल्टीप्लाई भी कर दो, यानी k स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x साइन x तो प्रेजेंट था ही, उसको मत भूल जाना। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ये 1/2 वहीं पर रहने दो। ठीक है, और यहां पर ये लिमिट में क्या होने वाला है इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पर ये 2। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर kx/2, यानी देखो इस पूरे को अगर मैं ऐसे लिखूं साइन स्क्वायर kx/2 और पूरे के नीचे क्या था तो k स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4, इसको अलग कर दो। बात समझ आ रही है। ठीक है, यहां पर देखना नीचे x दिख रहा है आपको, ये वाला x, ये ऊपर x स्क्वायर में से एक x को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास क्या बचेगा, k स्क्वायर बाय 4, ऊपर रहेगा x और नीचे रहेगा साइन x। ध्यान से देखो, समझे कि नहीं। अच्छा एक बात और, यहां पर अगर x का लिमिट 0 है ना तो kx/2 का लिमिट भी 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा। वैसे भी स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि MCQ टाइप का क्वेश्चन है, समझे। यहां पर x 0 होने की वजह से ये वाला काम भी होगा जो कि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है बच्चों, अब सुनना ध्यान से, यहां पर ऑलरेडी हमारे पास ये 1/2 तो प्रेजेंट है, यहां पर ये 2 भी रहेगा और ये पूरा आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये आपका k स्क्वायर बाय 4 और ये आपका 1, ये x अपॉन साइन x वाला, क्योंकि x का लिमिट यहां पर 0 है। ठीक है बच्चों, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, k स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, k स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो बस इसका मतलब k की वैल्यू +1 एंड -1 दोनों ही आएगी, लेकिन हम तो सिर्फ -1 लेंगे ना। -1 क्यों लेंगे, अपने क्वेश्चन में जरा गिवन इस कंडीशन को देखो इस वाली कंडीशन को देखो अपने क्वेश्चन में, यहां पर जो कंडीशन गिवन है तो बस इस कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग k की वैल्यू -1 बता देंगे। -1 का मतलब ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 3 आपके सामने आ चुका है बच्चों। यहां पर क्या बोला गया है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और इस तरीके से इस मैट्रिक्स A का एलिमेंट यानी Aij डिफाइन किया गया है, तो आपको ना A स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। भाई सुनना ध्यान से, क्योंकि यहां पर मैट्रिक्स A आपका कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यहां पर पहले ना इसके एलिमेंट हमें लिखने पड़ेंगे, समझे। अब देखना डेफिनेशन के हिसाब से मैट्रिक्स A के जो एलिमेंट्स आप लिखोगे ना, तो जब I और J इक्वल हैं तो यहां पर एलिमेंट्स 0 होने वाले हैं, समझे। यहां देखिए, और जब I और J इक्वल नहीं होंगे तो यहां पर एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होने वाली है। इतना क्लियर सभी को। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि आपको निकालना है A स्क्वायर यानी A इंटू A, समझे, तो A इंटू A यानी यहां पर इनकी वैल्यू पुट करो और चलो जरा सॉल्व करते हैं। देखो जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, समझे, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 यानी 0 प्लस 0 यानी 0 ही रहेगा। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 अगेन 0, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 यानी 1 प्लस 0 यानी 1। और बेसिकली ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का,
ये तो मैं आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है। एक बार ऑप्शन डी को तो चेक करो, ऑप्शन डी को चेक करो, यहां पर ये आपका सही हो गया। ठीक है बच्चों, एक बात और बता देता हूं, यहां पर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स हैं, समझे। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई सा भी एक हो सकता था। 50-50 खेलना चाहते हो, मत खेलो, बिल्कुल श्योरिटी के साथ अपना आंसर करना। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो ये रहा जी क्वेश्चन 4 आपके सामने। यहां पर क्या करना है, आपसे ना k की वैल्यू पूछी गई है ताकि ये मैट्रिक्स A सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। अब सिंगुलर मैट्रिक्स की कहानी बहुत सिंपल है, जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है ना उसका डिटर्मिनेंट निकालो और उसे 0 के इक्वल रख दो, हो गया जी सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। यही तो प्रॉपर्टी होती है इसकी। चलिए काम शुरू करते हैं। यहां पर जैसे ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, यानी k 8 4 2k ऐसे रखोगे, राइट। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, k इंटू 2k यानी 2k स्क्वायर, समझे, -32 8 4 32 इक्वल टू 0। साइड चेंज करो, 2k स्क्वायर इक्वल टू 32 यानी k स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, +-4। और अगर k की वैल्यू +-4 आ गई तो कौन से वाला ऑप्शन, यहां पर ऑप्शन सी में चेक करो, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन 5 आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं ध्यान से। क्या बोला हुआ है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू आपके सामने है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, आपको ये पता करना है बच्चों। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है बच्चों, इसका डेरिवेटिव आने वाला है 2x - 4। ठीक है ना। अब जरा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम अपने डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखते हैं बच्चों, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो 2x - 4 यहां से 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये रहा आपका नंबर लाइन, ठीक है, -∞ से इन्फिनिटी और यहां पर 2 आप लिख दो। अब अपने इंटरवल के हिसाब से x की वैल्यू लेकर अपने डेरिवेटिव में हम चेक करेंगे कि कौन से इंटरवल में डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो यहां से अगर आप कोई सा भी नंबर लेंगे, सपोज x की जगह आपने 3 लिया या आपका मन करे 2.1 ले लो, बात समझ आ रही है। यहां पर डाल के देखो, यहां पर डाल के देखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब इन दिस इंटरवल when x belongs to 2, इस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों। ध्यान से यहां पर ओपन इंटरवल मैंने यूज किया है क्योंकि ये आपसे ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल चाहता है, समझे। तो इस इंटरवल में फंक्शन आपका क्या होने वाला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने वाला है अगर इंटरवल ऐसा हुआ तो। लेकिन जरा यहां भी तो चेक कर लो, अगर आपका मन हुआ, सपोज x की जगह आपने 1.9 ले लो भाई, है ना, या 1 ले लो, चलो 1 लेते हैं। यहां पर डाल के देखो आपका डेरिवेटिव क्या होने वाला है बच्चों, नेगेटिव, और यहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो बस इस वाले इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होने वाला है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल व्हेन x बिलोंग्स टू 2, और इस वजह से क्वेश्चन 5 का कौन से वाला ऑप्शन सही हुआ बच्चों, एक बार ध्यान से देखो, 5 का ऑप्शन बी, एक बार चेक तो करो, ये रहा, समझे। तो 5 का ऑप्शन बी सही हो गया। अब आगे बढ़ें, यानी अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन 6 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है, देखो यहां पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है और ये आपसे पूछा गया है। बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है, याद है आपको, देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो ये होता है फॉर्मूला। यहां पर n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, ये देखो ना, यहां पर ऑर्डर 3 दिया हुआ है, समझे। तो यहां पर क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी -4 की पावर में n यानी 3 -1 यानी -4 की पावर में 2 यानी ये बन गया 16, समझे। अब 16 का मतलब ऑप्शन डी
एक बार चेक करो यहां पर, बात समझ आ रही है सभी को? यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन 7 आपके सामने, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया है, अ रिलेशन आर इन दिस सेट ए इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है। आपको यह बताना है कि कौन से वाला ऑर्डर्ड पेयर हमें रिमूव करना है इस रिलेशन में से, ताकि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। भाई सुनना ध्यान से, अगर सेट ए को आप ध्यान से देखें तो यहां पर एलिमेंट है 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब अगर रिलेशन को इक्विवेलेंस होना होगा तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,1 एंड 2,2 एंड 3,3, देखो इन तीनों को तो हम हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको हटा दोगे तो सेट ए के ऊपर जो रिलेशन डिफाइंड है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है? अब सुनना ध्यान से, ये 1,2 जो है ना, ये 1,2, अगर 1,2 प्रेजेंट है तो यहां पर 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके ये सिमेट्रिक बनेगा। बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहां पर 1,2 प्रेजेंट होने के कारण ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2,1 एब्सेंट है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर मैं इसी को रिमूव कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन बी में चेक करिए, 1,2 को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है बच्चों? एक्सप्लेनेशन पे ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको एलोबरेट किया। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन 8 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़िए। देखो आपको ना एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, एलएचएस में, आरएचएस में भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों के बीच में ना इक्वल लगा हुआ है। मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें कुछ करना होगा और फिर एबीसीडी की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कंसेप्ट, तो यहां पर सबसे पहले 2a + b = 4, ठीक है। फिर आपका a - 2b = -3, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका आएगा 5c - d = 11, फिर आपका आएगा 4c + 3d = 24। देखो एक काम करना, इस वाले को ना 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। बात समझ आ रही है? तो यहां पर d वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, 5 3 जा 15c प्लस यहां से 4c, ये क्या बनेगा 33 + 24। समझे कि नहीं? d वाला कैंसिल हो गया, तो यहां से c की वैल्यू क्या आने वाली है, ये बन जाएगा आपका 19c और ये क्या बनने वाला है बच्चों, दिस विल बी योर 57/19 यानी 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? c की वैल्यू तो मिल गई, जब c की वैल्यू मिली तो d की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो d की वैल्यू कैसे मिलेगी, 5c - 11, समझे, यहां पर पुट कर दो ना, d को इधर ले आओ, 11 को उधर ले जाओ, तो 5c यानी 5 3 जा 15 - 11 यानी 15 - 11 क्या हुआ, तो 4 हो गया। तो आपको c और d की वैल्यू मिल चुकी है। जरा a और b पे भी निशाना लगा लेते हैं। तो इसके लिए ना इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, 2 2 जा 4a और यहां से 1a यानी ये बनेगा 5a, b वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 और ये -3 यानी 5, यानी a की वैल्यू 1 आ गई। अगर a की वैल्यू मिल गई है तो b भी मिल जाएगा। b कैसे मिलेगा, 4 - 2a, पहले वाले इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके मैंने साइड चेंज कर देना है। तो यहां पर 4 - 2 × 1 यानी यहां से आपको 4 - 2 यानी 2 मिल जाएगा। तो b की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही और अब यहां पर आपको इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। मतलब a + b - c + 2d, तो a + b का मतलब हुआ 1 + 2 - c का मतलब -3 हो जाएगा, प्लस में 2 टाइम्स d यानी 2 × 4 दैट इज 8 हो जाएगा। बेसिकली वो देखो यहां पर 1 + 2 3 - 3 ये तो गया, 2 4 जा 8 यानी यही आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन ए एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन 9 आपके सामने। यहां पर क्या करना है, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू दिस कर्व इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन,
यानी किस पॉइंट पे इस कर्व का नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो जिस भी पॉइंट पे ये घटना हो रही होगी उसको अगर मैं पॉइंट P यानी अल्फा कोमा बीटा मानूं तो ये पॉइंट बेसिकली इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, समझे कि नहीं। और अगर सेटिस्फाई करेगा देन यू मस्ट बी गेटिंग बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ध्यान रखना यहां पर x ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब अल्फा भी ग्रेटर देन 0 आने वाला है। इक्वेशन फर्स्ट बोल के रख लो, काम आएगा बाद में। अभी जरा हम लोग इस वाले कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं जरा। तो डेरिवेटिव करोगे तो y का तो dy अपॉन dx, ठीक है ना, x का 1 और 1 अपॉन x का करोगे तो -1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें जैसे ही तुम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रिप्लेस करोगे यानी dy अपॉन dx की वैल्यू एट दिस पॉइंट P अगर आप फाइंड करेंगे तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, समझे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालना हो तो उसके लिए जरा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। तो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो एक तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और फिर एक माइनस का साइन भी लगाते हैं। तो माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर -1 जिसको मैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ऐसे लिखने वाला हूं। ये आपके नॉर्मल का क्या हो गया बच्चों, स्लोप हो गया, समझे। अब ये जो नॉर्मल है ना बेसिकली जिसका स्लोप आपको दिख रहा है, तो बेसिकली नॉर्मल आपका इस लाइन के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में कोई रिलेशन होता है। क्या होता है बताओ जरा। इससे पहले कि आप सोचो मैं पहले इसका स्लोप लिख लेता हूं, ठीक है, इस वाली लाइन का स्लोप है ना। तो ये क्या आएगा आपका x का कोफिशिएंट है ना और y का कोफिशिएंट और एक माइनस का साइन फ्री में, तो ये बन जाएगा 3/4। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में कोई रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन ये होता है कि दोनों के ही स्लोप का प्रोडक्ट करोगे तो -1 आएगा, समझे। तो यहां पर देखो लाइन का स्लोप क्या है, लाइन का स्लोप है 3/4 और आपके नॉर्मल का स्लोप क्या है, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये -1 होना चाहिए, समझे। अब यहां से मुझे अल्फा निकालना है, देखते हैं जरा क्या आता है। चलो बेटा फटाफट जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर बनेगा 3 अल्फा स्क्वायर, यहां पर नीचे देखो 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अल्फा स्क्वायर -4 इस तरीके से आएगा। साइड चेंज करो तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 आने वाला है, चेक करिए। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू +-2 आएगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि अल्फा हैज टू बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू हम सिर्फ 2 लेंगे और अगर अल्फा 2 लोगे तो बाय इक्वेशन फर्स्ट आपको बीटा भी मिलेगा यानी 2 + 1/2 यानी 5/2। तो इस वजह से आपका पॉइंट क्या हो गया, इस वजह से आपका पॉइंट हो जाएगा बच्चों, जो भी पॉइंट भी आपने माना था दैट विल बी 2,5/2। एक बार चेक करो 2,5/2 का मतलब ऑप्शन ए, 9th का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन 10 आपके सामने आ चुका है। अब यहां पर देखो एक बड़ा ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है, समझे। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना साइन ऑफ tan इनवर्स x, जहां पर x के ऊपर ये कंडीशन भी है, तो बेसिकली आपको बताना है ये किसके इक्वल होगा। कहने का मतलब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बच्चों। काम शुरू करें, चलिए काम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो tan इनवर्स x आपको दिख रहा है, ये रहा tan इनवर्स x यहां पर, ठीक है। इसे थीटा एज्यूम कर लो, जैसे ही थीटा एज्यूम करोगे x की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा। अब ध्यान से सुनना, यहां से बनाओ ट्राइंगल, जैसे ही ट्राइंगल आप बनाएंगे tan थीटा की वैल्यू x, जिसे आप x/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पर परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, ये आपका एंगल थीटा बन जाएगा। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यानी बौधायन थ्योरम की हेल्प से हम जरा हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा देखो इस तरीके से, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब यहां से आप लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो x/√, में देखो एक बार इस तरीके से आ जाएगा। और तुमने थीटा क्या माना था बच्चों, एक बार चेक करो ऊपर, है ना, थीटा आपने ये माना था, तो साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू भी यही रह जाएगी। बात समझ आई सभी को। तो बस जी आपका आंसर रेडी है, यानी यहां पर चेक करो ऑप्शन डी को, एक बार चेक करो, ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 11 आपके सामने। अब क्वेश्चन 11 में क्या बोला हुआ है,
यहां पर एक रिलेशन आर इस वाले सेट के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। अब सेट ए बेसिकली इंटीजर्स का कलेक्शन है जो कि 0 से लेकर 12 तक जा रहा है। तो यहां पर सेट ए अगर लिखना चाहो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो लिखना पॉसिबल है तो मैंने लिख दिया, है ना। अगर यहां पर सिर्फ x बिलोंगिंग टू z लिखा होता ना तब तो बेटा मैं नहीं लिखता, सीधी सी बात। बहुत सारे नंबर आते यार यहाँ पे, तब कौन लिखता बैठकर, टाइम पास करना है क्या। एनीवे आगे पढ़ते हैं जरा। तो ये रहा आपका रिलेशन, यानी रिलेशन में अगर कोई भी पेयर a कोमा b प्रेजेंट होगा तो वो तभी होगा जब मॉडुलस ऑफ a माइनस b किसका मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल होगा। तो यहां पर आपको ये 1 का ना इक्विवेलेंस क्लास पूछा गया है। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, 1 x बिलोंगिंग टू r फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट a। तो यहां से अगर मैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन को देखूं तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। समझे कि नहीं। तो यहां पर 1 को कंटेन करते हुए इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगा, आपसे ये पूछा गया है। आर यू गेटिंग माई क्वेरी, समझ रहे हो। तो यहां पर इन्होंने आप लोगों से इक्विवेलेंस क्लास पूछा हुआ है। देखो अगर x की वैल्यू 1 ले ली जाए यहां से तो 1 माइनस 1 यानी 0, 0 का मॉडुलस 0, तो 0 तो 4 का मल्टीपल होगा, कोई डाउट नहीं है। यानी x की वैल्यू 1 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर इसके बाद x की अगली वैल्यू क्या होगी बच्चों, है ना। अपने सेट a में से देखो x की अगली वैल्यू क्या होगी। अगर x की जगह मैंने 1 लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चेक कर लो 1 माइनस 0 का मॉडुलस यानी 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। ऐसा बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी x की जगह 0 नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया। सिमिलरली अगर आप 2 देखो 3 देखो तो प्रॉब्लम रहेगी, 4 देखो तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन 5 लेने पे कोई दिक्कत नहीं है, यानी x की वैल्यू 5 भी ली जा सकती है। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से x की वैल्यू 9 भी ले सकते हो, समझे। और बीच में आपका 10 11 जो भी रह गया, 12 रह गया या और नंबर्स रह गए वो नहीं ले सकते यहां पर x की जगह, है ना। क्योंकि इन दैट केस whatever will be the result of modulus of 1 minus x that will not be a multiple of 4। बात समझ आ रही है। तो बस x की इन वैल्यूज का कलेक्शन क्या बन जाएगा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगा। तो यहां पर आप लिख दो 1, 5, 9। इसका मतलब ऑप्शन ए ये रहा जी आपका सही हो गया। बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन 11 का भी काम हुआ। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन 12 आपके सामने। अब क्वेश्चन 12 में क्या करना है बच्चों, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो ये दे रखा है आपको और आपको डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन से वाला डेरिवेटिव की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहां पर अगर सभी ऑप्शन में देखूंगा मैं तो 3 ऑप्शंस में ऐसा है कि ये y माइनस एक्स या x माइनस वाई आपको दिख रहा होगा। यहां पर x प्लस वाई प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या होगा। मैं सबसे पहले यहां पर ना डेरिवेटिव स्टार्ट कर देता हूं। जैसे ही डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे e की पावर x का सेम रहेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, समझे। e वाले का भी सेम, e की पावर y वाले का भी सेम, लेकिन पावर y का करोगे तो dy अपॉन dx आएगा, समझे। RHS में आते हैं, इसका भी सेम, लेकिन इसकी पावर का भी करोगे तो यहां पर x का 1 और y का dy अपॉन dx, देखो ऐसा मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, देखना ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं। यहां पर अगर मैं इसको लिखूं e की पावर x प्लस या माइनस करते हैं, माइनस e की पावर x प्लस वाई, नाउ दैट इज इक्वल टू dy अपॉन dx, e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर y, समझे। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो e की पावर x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, है ना, लेकिन पॉजिटिव का रहेगा, साइड चेंज करके इधर ले आओ, ठीक है। फिर ये dy अपॉन dx इंटू दिस, देखो ये रहा, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। इतनी बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। अब देखो जो आपको गिवन है ना, यानी e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। यहां से अगर आप लोग e की पावर x की वैल्यू निकालना चाहोगे ना, ध्यान से देखना, देखो इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। क्लियर है सभी को। तो इस वाले ब्रैकेट में अगर आप लोग कुछ काम करना चाहें, यानी dy अपॉन dx, देखो यहां पर ये बन जाएगा आपका e की पावर x, आप लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां देखना इस वाले में क्या करूं, मैं ध्यान से सुनिए, अगेन सेम कहानी।
देखो यहां से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहां पर e की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस वाई, इसे हम माइनस ई की पावर y भी तो लिख सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय e टू द पावर x बोथ साइड। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो यहां पर dy अपॉन dx तो मिलेगा ये वाला, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर y माइनस एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार चेक तो करो, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन 13 आपके सामने। अब क्वेश्चन 13 में क्या बोला गया है, यहां पर आपको ना मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जिनके ऑर्डर आपको ये दिख रहे हैं, कहने का मतलब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो गया 3/n और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हो गया m/5। अब ये क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स सी का ऑर्डर बताओ, लेकिन सी किसके इक्वल है, तो 5a प्लस 3b के इक्वल है। भाई सुनना, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपको दिख रहा है तो 5a का ऑर्डर भी यही होगा। ऐसे ही मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आपको दिख रहा है तो 3 टाइम्स मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी यही होगा। मोर ओवर, अब क्योंकि तुम 5a प्लस 3b निकाल के तब मैट्रिक्स सी बोलना चाहते हो, तो 5a का ऑर्डर और 3b का ऑर्डर भी सेम होगा। दैट मीन्स कि 3/n जो कि 5a का ऑर्डर है और m/5 यानी जो कि 3b का ऑर्डर है, ये सेम ही होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो बेसिकली मुझे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, मुझे समझ में आ रहा है कि m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5 होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा या मैट्रिक्स 5a का ऑर्डर क्या होगा। तो इन दैट केस अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको n की वैल्यू मिल चुकी है, आप बड़े आराम से बता देंगे कि ये ऑर्डर होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बारे में पूछूंगा या मैट्रिक्स 3b के ऑर्डर के बारे में पूछूंगा तो यहां पर भी आप m की वैल्यू को रिप्लेस बैक करोगे तो ये बन जाएगा 3/5। बात समझ आ रही है? कहने का मतलब मैट्रिक्स सी का ऑर्डर भी यही रहेगा 3/5। अब 3/5 का मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का। एक बार ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन बी में आपको यही मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। अब यहां पर क्या बोला गया है, आपको यहां पर y की वैल्यू दे रखी है और आपसे डबल डेरिवेटिव पूछा गया है, किसके इक्वल आएगा। चलो बेटा शुरू हो जाओ डिफरेंशिएशन करना। सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालेंगे, सीधी सी बात है। चलो तो dy अपॉन dx, ठीक है, ये बनेगा आपका -5 sin x, समझे कि नहीं, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये बनेगा -3 cos x। क्लियर है बच्चों? अब क्योंकि मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तभी तो जाके डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा। चलिए काम शुरू करते हैं। तो ये बनेगा आपका -5 cos x और ये बन जाएगा प्लस का 3 sin x। इतना क्लियर है? अपने गिवन ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन अभी तो मैच करता हुआ नहीं दिख रहा। मैं माइनस का साइन कॉमन लेने वाला हूं, तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा देखो ध्यान से, हमें ऐसा मिलेगा। और ये जो चीज अभी आपको दिख रही है ना, यही तो आपके क्वेश्चन में y की वैल्यू थी ब्रैकेट के अंदर, देखो, यानी माइनस क्या बना, माइनस का y बना। कहने का मतलब क्वेश्चन 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए सही हो गया। यहां पर चेक कर लो। बात समझ आ रही है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 15 आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है बच्चों, आपको ना मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फिर इसका एडजॉइंट निकालना है, 2/2 का है, समझे, और उसका ट्रांसपोज भी करना है। इसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को निकालिए फिर ट्रांसपोज करिए। चलिए काम शुरू करते हैं। यहां पर बड़े आराम से इसका एडजॉइंट मिलेगा। चलो भैया सबसे पहले एडजॉइंट लिखो। तो कैसे लिखोगे, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, नॉन डायगोनल वालों का ना साइन चेंज करो, समझे। अब तुम्हें इसका क्या निकालना है, इसका तुम्हें निकालना है डैश मतलब ट्रांसपोज। अब इसमें क्या करोगे, रो 1 के एलिमेंट को C1 में भेजो, रो 2 के एलिमेंट को कहां भेजो, तो C2 में भेजो। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो चुका है 15th। अब इसका ऑप्शन चेक करो, कौन से वाला ऑप्शन, आपको बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होगा, यानी 7 11 -5 2, यानी ऑप्शन सी चेक करो बेटा। 15th का ऑप्शन सी चेक करो एक बार, बिल्कुल यही आपको वहां दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं।
ये रहा क्वेश्चन 16 आपके सामने। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़िए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। आपको ना ये जो कर्व दिया हुआ है बेसिकली ये एलिप्स है, तो इस एलिप्स के ऊपर आपको पॉइंट निकालने हैं, जिन पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, समझे। अब जो भी पॉइंट बेसिकली आपको फाइंड करना है, अगर उसे मैं पॉइंट P यानी अल्फा कोमा बीटा एज्यूम करूंगा तो वो आपके कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सो दैट मींस यू मस्ट बी हैविंग अल्फा स्क्वायर अपॉन 9, x की जगह अल्फा और यहां पर y की जगह बीटा डाल दो, समझे बच्चों। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब जरा डेरिवेटिव करते हैं अपने गिवन कर्व का, ठीक है। जैसे ही डेरिवेटिव करोगे, देखो यहां पर x स्क्वायर का 2x, नीचे 9 तो पहले से ही है, ये बनेगा 2y, नीचे 16 पहले से ही है, और y का dy अपॉन dx भी आएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, तो दिस विल बी -2x अपॉन 9 इंटू 16 अपॉन 2y, 2 और 2 कैंसिल होगा, -16x अपॉन 9y। इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अब क्योंकि आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में यहां पर बात करने के लिए इनडायरेक्टली बोला गया है, कैसे बोला गया है, देखो जो टेंजेंट है ना, इट इज ए पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, इन दैट केस उसका स्लोप बेसिकली 1/0 होगा, समझे। तो यहां पर अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करूं, तो अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करूं तो डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी अल्फा कोमा बीटा डालोगे तो ये बनेगा -16 अल्फा अपॉन 9 बीटा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1/0 होना चाहिए। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपको मिलेगा 9 बीटा इंटू 1 इक्वल टू 0, यानी बीटा की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। जैसे ही बीटा की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है। मतलब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 16 यानी 0 स्क्वायर अपॉन 16 यानी 0, समझे, इक्वल टू 1। यहां से अल्फा स्क्वायर 9 यानी अल्फा की वैल्यू +-3 मिल जाएगी। क्लियर है सभी को। अब अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट P यानी अल्फा दैट इज +-3 कोमा बीटा यानी 0, यानी ऑप्शन सी एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 16 में, देखो ये वाला बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़े क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 17 आपके सामने बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो क्या दिया हुआ है। आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया है जिसका ऑर्डर ये रहा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इन्होंने बता भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है, और आपसे ना इसकी वैल्यू पूछी गई है, जहां पर aij का मतलब क्या है, तो यहां पर aij बेसिकली एक एलिमेंट स्मॉल aij के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वाला बेसिकली कोफैक्टर के लिए है। तो यहां पर समेशन को जरा हम यूटिलाइज करते हुए अपना काम करते हैं। देखो समेशन की लिमिट यहाँ i = 1 से लेकर 3 तक जाएगी, यहां पर स्मॉल a i2 कैपिटल A i2 ऐसे लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा i की वैल्यू 1 डालते हुए, ये देखो ऐसे बनेगा, बात समझ आई। i की अगली वैल्यू क्या आएगी, तो 2 आएगी, समझे। तो ये देखो ऐसे बनेगा, समझ रहे हो, 2 2 यहां पर देखो ऐसे। फिर i की अगली वैल्यू क्या आएगी, तो 3 आएगी, यानी देखो इस तरीके से, समझे कि नहीं। यहां पर आप चेक करिए, इज दैट क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। और ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो अगर आप किसी भी कॉलम के अलोंग या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे अपने मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा। अगर कॉलम कौन सा हुआ या रो कौन सा हुआ, मुझे कमेंट करके बताना। यहां पर बेसिकली आपका जो मैट्रिक्स ए होगा, यानी 3/3 का जो मैट्रिक्स है, उसका जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है उसको किस रो या किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया गया होगा, तो ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्वेश्चन में देखो यहां गिवन है, तो बस हमारा आंसर आ चुका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी -7, यही आपका आंसर है बच्चों, यानी ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़े, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है, अब आगे बढ़े, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं।
ये रहा क्वेश्चन 18 आपके सामने। यहां पर आपको एक फंक्शन y दिया हुआ है और आपसे dy अपॉन dx पूछा गया है। चलिए काम शुरू करते हैं, यानी डेरिवेटिव स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर dy अपॉन dx, ठीक है, log का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन कॉस, एंगल है e की पावर x, फिर कॉस का करोगे तो माइनस साइन, एंगल पे ध्यान रखना, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, समझे। तो यहां पर ये बन गया माइनस टेंजेंट ऑफ e टू दी पावर x, ये तो पूरा एंगल है ना, e की पावर x वाला एंगल है, समझे। और ये बाहर e की पावर x से पहले से ही विराजमान है। अब जरा इसको अगर मैं री राइट करूं तो एक बार ध्यान से देखो, मैंने इसको ऐसे लिखा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी चेक करो बेटा, एक बार इसका ऑप्शन डी चेक करो, ये रहा, समझे, बिल्कुल सही हो गया। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 19, एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या बोला गया है। यहां पर आपसे बोला गया है, बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ एट विच पॉइंट्स, किसी एक पॉइंट या एक से ज्यादा पॉइंट पे जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा, ये मैक्सिमम होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर पॉइंट बी पे जेड की वैल्यू निकाल लेता हूं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। चलिए जरा, तो जेड बी, अब बी का मतलब क्या है, बी का मतलब यहां पर दिख रहा है 5,5। यहां पर जैसे ही आप डालोगे, यानी 3 इंटू 5 यानी 15, 9 इंटू 5 यानी 45, ये बन गया आपका 60, समझे। अब इसके बाद आपको ऑप्शन बी के हिसाब से जेड की वैल्यू सी पे निकाल लेनी है। तो 15,15 यहां पर आपको सी पॉइंट दिख रहा होगा, यहां पुट करते हैं, क्या बनेगा, 15 3 जा 45, 15 9 जा 135, ये बन जाएगा 180, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जरा ऑप्शन सी को देखो, यानी पॉइंट डी पे भी हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। पॉइंट डी ये रहा, समझे, यहां पर पुट करोगे 3 इंटू 0 यानी 0, 9 इंटू 20 यानी 180, यानी क्या मिला, 180 मिला। अब सुनना ध्यान से, यहां पर ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में जेड की मैक्सिमम वैल्यू यानी 180 हमें दिख रही है। ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, समझे कि नहीं, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों सेम ही है, दिख रहा है आप लोगों को। तो बेसिकली ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको हम मार्क करें, तो जरा ऑप्शन डी को पढ़िए, ऑप्शन डी को पढ़िए और कंसेप्ट याद करिए। देखो क्या होता है ना, अगर जेड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स में से किसी भी दो पॉइंट पे अगर आपको मिल रही हो, जैसे कि सी और डी पे हमें मिल रही है, समझे, तो इन दैट केस बेसिकली व्हाट हैपेंस, उन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, उस पूरे सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पे जेड की वही वाली मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब देखो, ये रहा आपका लाइन सेगमेंट, ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा, ये देखो रेड कलर से मैंने इस वाले पोर्शन को हाईलाइट कर दिया, समझे, ये वाला पोर्शन। तो ये सी डी वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट पे जेड की वैल्यू 180 ही आने वाली है, समझे। तो ऑप्शन डी में देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी, समझे, यही तो मैंने कहा आप लोगों से। तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, यानी सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर क्या बोला गया है बच्चों, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन आपके सामने है और किस इंटरवल में आपको लीस्ट वैल्यू पता करना है, तो इंटरवल भी आपके सामने है, ये रहा इंटरवल, ये रहा फंक्शन। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दो, यही कर सकते हो और तो कुछ कर नहीं सकते। चलिए, तो यहां पर जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा आपका -2 sin x और ये x का तो 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो, तो यहां से आपको मिलेगा -2 sin x + 1 = 0, यानी sin x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2, यानी x आपको मिलेगा π/6, जो भी आपको इंटरवल गिवन है उसके हिसाब से। बात समझ आ रही है। और ये इंटरवल है क्लोज इंटरवल में देखो, ये रहा इंटरवल है ना, ये रहा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में आपको इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, f0 निकालेंगे, f ऑफ π/6 निकालेंगे और फिर f ऑफ π/2 निकालेंगे,
समझे कि नहीं? यानी क्रिटिकल पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी और गिवन इंटरवल्स के जो भी एंड पॉइंट्स हैं यानी 0 एंड π/2 इन पे भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। तो यहां पर f(0) निकालोगे तो फंक्शन की वैल्यू तो आपके सामने ये रही। जैसे ही x की जगह 0 पुट करोगे 2 cos 0 प्लस 0 यानी 2 × 1 यानी 2, समझे? अब π/6 पुट करो, सो 2 cos π/6, 2 cos π/6 प्लस π/6 क्या बनेगा? 2 × √3/2 यानी सिर्फ √3 रहेगा प्लस में π/6। अच्छा π/2 डाल देते हैं, सो 2 cos π/2 लास्ट वाला, ठीक है, प्लस में x की जगह π/2। अब cos 90 0 होता है, 2 × 0 गया यानी क्या देकर गया? तो π/2 देकर गया, समझे? अब जरा यहां पर इन तीनों में से चेक करो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। देखो अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे ये अप्रोक्सीमेटली 1.57 होता है बच्चों, समझे? यहां पर √3 की वैल्यू देखो 1.7 अप्रोक्सीमेटली प्लस π/6, यानी जाहिर सी बात है इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे तो बड़ा मिलेगा ही, और ये तो वैसे ही बड़ा है बेटा, जो सबसे पहले मैं बोल रहा था कंपेयर करके देख लो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा वैल्यू फंक्शन का कहां पर होगा? तो x = π/2 पे होगा, और सबसे छोटा वैल्यू होगा क्या, यानी लीस्ट वैल्यू क्या होगी? तो वो भी π/2 ही होगी, यानी ऑप्शन सी में आपको फंक्शन का लीस्ट वैल्यू गिवन है, ये रहा, समझे? तो क्वेश्चन 20 यहां पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम लोगों ने सेक्शन ए तो सॉल्व कर लिया, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक, जिसमें से आपको तो सिर्फ 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हमने सारे अटेम्प्ट कर दिए आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों? अगर आप लोगों को ये लेक्चर सही से समझ में आया है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी का भी सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? मोरओवर इस वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चों? एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मैंने आप लोगों के टर्म 1 प्रिपरेशन के लिए, टर्म 1 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MCQ बुक लिखी हुई है। आप लोगों में से बहुत से बच्चों को पता होगा, ये रही हमारी मैथ मिशन बुक। यहां पर आप लोगों को क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है? वैसे तो इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई हैं, यानी असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, लेकिन अब असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, सो डोंट वरी। हमारी इस बुक में क्या क्या कंटेंट गिवन है, हर चैप्टर के ऊपर 100 से ज्यादा MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि एक्स्ट्रा है, वो अब आपको नहीं करना है, समझे? ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर आने के बाद हमको पता चल गया कि असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आपको नहीं करने। फिर क्या है हमारी बुक में? इसके बाद केस स्टडी क्वेश्चंस गिवन है और हर क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं बच्चों। मोरओवर हर यूनिट के लिए मैंने CBSE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आपके लिए प्रेजेंट किया हुआ है। मोरओवर हर यूनिट के लिए आपको एक सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट यानी मैथ वेरियर्स टेस्ट मिलेगा, जिसमें से एक टेस्ट का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी कर चुका हूं, रिलेशन एंड फंक्शन यानी पहले यूनिट का, जिसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इंक्लूडेड होता है। वैसे उसमें असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन भी था, लेकिन डोंट वरी, अब जितने भी टेस्ट होने वाले हैं उनको मैं अपडेट कर दूंगा। इसलिए तो मैंने टेस्ट 2 का लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट यानी यूनिट सेकंड का, लेकिन उसका सॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि असर्शन एंड रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है कि आपके ऑफिशियल सैंपल पेपर या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए CBSE कंसीडर करेगी, शायद ही कंसीडर करेगी, ये मुझे लग रहा था। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया कि थोड़ा सा देखते हैं CBSE का ऑफिशियल सैंपल पेपर आने दो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि असर्शन रीजनिंग हमारे सिलेबस में होगा या नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं टेस्ट की बात कर रहा था, तो हमारे इस बुक में बेसिकली आपको रिवीजन टेस्ट भी मिलेगा, जिसमें आपको असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन के बिना अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। डोंट वरी, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस, जिसमें से एनी 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे सेक्शन A, B या C के अकॉर्डिंग। एक केस स्टडी भी है, समझ रहे हो? मजे की बात, वो केस स्टडी मेरी बनाई हुई केस स्टडी है। लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने अपना प्लेजर टेस्ट सीरीज चलाया हुआ था, हर साल फुल सिलेबस टेस्ट की सीरीज जो हम चलाते हैं ना, प्लेजर टेस्ट सीरीज, तो प्लेजर टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर में डाल दिया गया है। हमारे लिए छोटी सी अचीवमेंट है, ठीक है बच्चों? अगर आप लोग चाहते हैं तो इस बुक को अपनी प्रिपरेशन के लिए परचेज कर सकते हैं। हाउ टू परचेज दिस बुक? चेक द
डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा आप लोगों को अपनी और भी क्लास 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं उनसे अवेयर करा देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जरा यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रही हमारी क्लास 11th की मैथमेटिशिया बुक। यानी यहाँ पर 2 बुक्स आपको दिख रही हैं। इस वाली बुक में क्या है, यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट, हर चैप्टर के लिए एग्जाम्पल्स, हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। समझे, यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ चैप्टर भी मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, क्लास 12th की मैथमेटिशिया बुक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये बुक 13th रिवाइज्ड एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education. That's why it includes case study questions also. Moreover, this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter. क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स हैं? बिल्कुल, यहाँ पर तो 2 चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। यानी चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर, और चैप्टर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। ठीक है, और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल के दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी। तो ये रही हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक, मतलब क्लास 12th के लिए, और ये क्लास 11th के लिए। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास 12th के लिए। और क्या है हमारे पास, ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाला बुक है, ये वाला, समझे। और ये क्या है, ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर वाली बुक है, लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं। अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद द प्राइस डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर इसे प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? ना जी, ना जी क्यों? इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आई एम गोइंग टू wind up the session for now. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. Signing off for the day. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.